दोस्तों मैं बात हफीज हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या कार्यकर्ताओं से या चमचों से ये कह दो कि भैया तानाशाही वाला रवैया है मोदी सरकार का, तो उनको बड़ी तकलीफ लगती है, बड़ी तकलीफ होती है। वो न जाने क्या क्या कहते हैं आपको, लेकिन वाकई में जो इनका साथ छोड़ दे उसकी तो फिर खैर नहीं है। ये हालात बना देते हैं कि उस पर छापेमारी की कार्रवाई होती है, उसके ऊपर तरह तरह की रेड्स मारी जाती हैं, नए नए तरीके के केस लग जाते हैं जैसे ही वो भाजपा छोड़े। और कोई व्यक्ति भाजपा में जुड़ जाए तो उस पर जितनी रेड्स पड़ रही होती हैं वो हमने देखा है कि वो खत्म हो जाती हैं। ये अजीब हालात हैं। और अब इसके नए जो विक्टिम हैं, ये कह लीजिए कि नया टारगेट हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद जो बने हैं, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से, और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी चुनाव पूरे हुए ही हैं, योगी जी ने शपथ तक नहीं ली है, कैबिनेट भी नहीं बना है, लेकिन खबर ये आने लगी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर के खिलाफ जांच के आदेश हो गए हैं। जांच के आदेश उनकी संपत्ति को लेकर हो गए हैं। मतलब 5 साल तक वो आपके साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कोई जांच नहीं हो रही थी क्योंकि वो भाजपा के नेता थे, भाजपा की योगी सरकार में मंत्री थे, दूध के धुले हुए थे। जैसे ही बाहर निकले, रानी राजेश दिखती हैं, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की संपत्ति के खिलाफ हुए जांच के आदेश। इतनी भी क्या जल्दी है, शपथ तो ले लेते, बदले की राजनीति शुरू। और इसके बारे में जानकारी किसने दी है? दीपक चौरसिया जी ने। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आज से अवैध संपत्ति कमाने के मामले में जांच शुरू। ये हालात हैं। उत्तर प्रदेश.org न्यूज़ ने लिखा है, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की संपत्ति के खिलाफ हुए जांच के आदेश। अब आगे अगर आप देखें तो ये पहले से देखने को मिलता है कि साहब जब तक भाजपा में है तब तक कोई जांच नहीं है, जैसे ही भाजपा छोड़ दोगे तो जांच पे जांच होगी, ईडी की छापेमारी होगी, आईटी की छापेमारी होगी। वो स्कूल वो हालत हो गए हैं कि टीचर के हिसाब से काम नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, आपको क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। आप अगर सही हैं तो साबित करते रहिए अपने आप को। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब भाजपा छोड़ो तभी कार्रवाई है। अगर 10 साल से भाजपा में है तो कोई कार्रवाई नहीं है, और 10 साल के बाद भाजपा छोड़ दो तो 10 साल पुराने तक केस खुल जाएंगे आपके। और ये इतिहास में देखा है हमने, स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने से एक बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, ओबीसी वर्ग में हंगामा खड़ा हुआ था, पिछड़ों में हंगामा खड़ा हुआ था, एक माहौल बना था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ हर कोई छोड़ रहा है, और ख़ास तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है वो छोड़ रहा है। उस सब को बड़ी शांति से भाजपा ने उस चुनाव के दौरान तो बर्दाश्त किया। भाजपा के नेताओं के पैरों की नीचे ज़मीन सरकने लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी भी आपने देखी थी, किस तरह से आगे बढ़ के बोला गया उनके तरफ से। लेकिन जैसे ही चुनाव भाजपा जीती तो भाजपा ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब ये अवैध संपत्ति बना रहे थे तो भाजपा की सरकार उनको खुली छूट क्यों दे रही थी? और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अवैध संपत्ति बनाई तो फिर योगी सरकार के इतने सारे जो मंत्री हैं उनके जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि उनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई? और उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी ऐसे कैसे हो सकती है अगर वो 5 साल मंत्री रहे? स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जांच के आदेश देके शायद आगे जाके योगी सरकार को बड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि फिर सवाल उठने लगेंगे कि दूसरों की जांच भी होनी चाहिए। लेकिन ये भाजपा का तरीका है कुछ इस तरह का। अगर आप पिछले 7 साल में देखें तो ये बहुत बार हुआ है। भाजपा की तरफ से अगर प्रेशर डाला जाता है तो पता नहीं क्यों ईडी, आईटी और तमाम जो एजेंसीज हैं वो पीछे लगा दी जाती हैं। अब ऐसे हालात के अंदर शक की निगाहों से लोग भाजपा को देखते हैं, अगर भले ही रूटीन कार्रवाई है। जैसे यूपी इलेक्शन के अंदर तो जांच एजेंसी के एक बहुत बड़े अधिकारी ने अपना पद छोड़ के टिकट ही लेके लड़ लिया चुनाव, बीजेपी के टिकट के ऊपर। एबी न्यूज़ ने छापा भी था 2 फरवरी को। यूपी इलेक्शन जांच एजेंसी छोड़ने के बाद बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे पूर्व ऑफिसर राजेश्वर सिंह। कही ये बड़ी बात, वो शासन में सुधार करना चाहते हैं और भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग कहाँ थे? जांच एजेंसीज में थे। तो जांच एजेंसीज से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर तो यही हुआ। इसके अलावा जब अकाली दल ने साथ छोड़ा था तो आपको याद होगा कि जब अकाली दल से दोबारा कहा गया था कि गठबंधन में आओ, नहीं माने थे वो लोग, तो किस तरह के छापेमारी की कार्रवाई पंजाब में शुरू हुई थी, वो भी आप याद कर लीजिए। मतलब जहाँ भाजपा से दूरी बनाई किसी ने तो भाजपा के बदला देने के लिए न जाने कौन कौन आ जाता है। ये समझ में नहीं आता कि टाइमिंग क्यों ऐसी होती है। दैनिक भास्कर ने लिखा था, पंजाब में बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स। ये खुद दैनिक भास्कर लिख रहा है, पंजाब में बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स। सुखबीर के दोबारा गठबंधन से इनकार करते ही, सुखबीर सिंह बादल के दोबारा गठबंधन से इनकार करते ही श्रीमोनी अकाली दल के फाइनेंसरों पर रेड, अब अकाली नेताओं पर डोरे।
बीजेपी का सियासी सबक या फिर दबाव? मनजिंदर सिरसा को साथ मिलाकर भाजपा ने पंजाब में नए समीकरण बनाने के दिए संकेत। अयाली और गुरदीप के ठिकानों पर ईडी और आईटी की दबिश से आर्थिक रीढ़ तोड़ने की कोशिश। आप खुद बताइए, क्या ये लोकतंत्र में सही है? क्या ये लोकतंत्र में जिस तरह की भाषा में परिभाषित किया है दैनिक भास्कर ने भाजपा की सरकार में होते हुए रेड छापेमारी को, तो आप खुद सोच लीजिए कि हालात क्या बना दिए गए हैं। यहाँ तक कि यह अकाली दल का मामला था। महाराष्ट्र में शिवसेना ने जैसे ही मना किया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे बीजेपी के साथ, तो बीएमसी जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बम्बई का नगर निगम है जो बड़ा सारा, उसके अंदर बहुत से ठेकेदार हैं और बड़े बड़े ठेके होते हैं, वहाँ पर शिवसेना की सरकार रही। उस दौरान पे शिवसेना की सरकार होते हुए नगर निगम में बम्बई के छापेमारी की कार्रवाई बीजेपी की जो केंद्र सरकार के अंडर में जांच एजेंसीज आती हैं उन्होंने शुरू कर दी थी। एनडीटीवी ने लिखा था, बीजेपी शिवसेना की दोस्ती टूटने के बाद मुंबई में बीएमसी के ठेकेदारों पर इनकम टैक्स की रेड। यहीं पर मुझे एक और बात याद आती है कि टीडीपी के 4 सांसद थे, 3 या 4, जहां तक मुझे लगा ध्यान है 4 सांसद थे, और तेलुगु देशम पार्टी के राज्यसभा के सांसदों पर एक के बाद एक रेड्स मारी जा रही थी, और कभी ईडी अटैच करती थी कुछ, कभी आईटी रेड मारती थी। सीएम रमेश एक नाम था उसमें, जो सांसद थे, इन तमाम लोगों पर आए दिन की रेड पड़ती गई। एक दिन उन्होंने जाके सीधे सीधे भाजपा शामिल कर ली। अमित शाह जी की और जेपी नड्डा जी की तस्वीर आई थी, सब सांसद खड़े हुए थे। संसदीय दल को मर्ज कर दिया, मिला दिया बीजेपी में जाके, जिससे बीजेपी की राज्यसभा में सीटें बढ़ गई। और उसके बाद से आज तक इन तीनों चारों सांसदों के ऊपर लोगों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एनडीटीवी ने प्राइम टाइम किया था, रवीश कुमार जी ने उसको लिखा था एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट पर, रवीश कुमार का प्राइम टाइम, जब टीडीपी में थे तो लगे थे आरोप, अब बीजेपी में हुए शामिल। प्रभा साक्षी की ये खबर लगा रहा हूं ताकि सनद रहे कि ऐसा हुआ था। टीडीपी सांसद के आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्थित आवास और कार्यालयों पर छापे। आयकर विभाग ने शुक्रवार को, ये बात है अक्टूबर 2018 की, आयकर विभाग ने शुक्रवार को तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के राज्यसभा सदस्य सीएम रमेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्थित परिसरों की तलाशी ली। और इस तलाशी लेने के बाद एक दिन गुजरे और भारतीय जनता में जाके शामिल हो गए। सीएम रमेश अब भाजपा के सांसद रहे। जहां तक मेरी जानकारी है, जो टर्म इस बार पूरा हो रहा है राज्यसभा सांसदों का, इन सांसदों का भी उसमें टर्म पूरा हो रहा है, लेकिन ये भाजपा के सांसद हैं। और जब से ये भाजपा के सांसद बने हैं तब से लोगों का कहना है कोई रेड ही नहीं है। क्या जांच एजेंसीज का इस तरह से दुरुपयोग करना किसी भी सरकार को भारी पड़ सकता है? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमजोर करता है? स्वामी प्रसाद मौर्य अगर गलत थे तो उनको बीजेपी की सरकार में छूट क्यों मिली हुई थी, और अगर वो गलत नहीं थे तब अगर सही काम हो रहा था तो अब रेड क्यों मारी जा रही है? क्योंकि वो बीजेपी से अलग हो गए हैं या क्या वजह है? ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन भाजपा का तौर तरीका जो है वो जनता आप समझ रही है, और जनता को ये शायद पसंद नहीं आएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय